Hello everyone, welcome once again. It is our third lecture of the cell, the building block of life, and we have covered in our first two lectures topics such as introduction. We've talked about studies of cell, microscopes. We've talked about the cell structure in concern with the cell wall and cell membrane, and we now have to continue our chapter. यहाँ तक हमने फ्लूइड मोज़ैक मॉडल और सेल वॉल, यहाँ तक हमने ये चैप्टर ख़त्म कर लिया था। आज हम बात करेंगे अबाउट द बॉक्स, पॉज एंड पॉन्डर। ये बहुत अच्छा एडिशन एनसीईआरटी ने इस बार किया है विद द बॉक्सेस नोन एज पॉज एंड पॉन्डर। पॉज इज आप चैप्टर पढ़ते पढ़ते रुकें, एंड पॉन्डर इज यू गिव इट अ थॉट। ओके, तो कुछ सवाल आपसे पूछे जाएंगे और आपको उसके बारे में सोच करके जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा गया है कि किसी प्लांट की वॉल, जो सेल वॉल हमने बात की थी अपने प्रीवियस लेक्चर में कि प्लांट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, तो सेल वॉल की प्लांट्स को नेसेसिटी क्या है, क्या ज़रूरत है सेल वॉल की प्लांट्स में। और प्लांट्स यूजुअली एक जगह पे फिक्स होते हैं, एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। अब सवाल में ही इन्होंने आपको जवाब दे दिया है। प्लांट्स क्योंकि एक जगह पे फिक्स होते हैं, उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत एनिमल्स की बजाय ज़्यादा होती है, क्योंकि सेल्फ डिफेंस करने के लिए प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है वो रिजिड होती है, वो उसको एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, और किसी भी तरीके के प्रेशर से अकेली मेम्ब्रेन की बजाय अगर सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल मिल के प्लांट की सेल को प्रोटेक्ट करेंगी तो इट वुड बी बेटर। Question number two. What consequences would you predict for a plant cell if its cell wall were to become as flexible as a cell membrane? अगर किसी प्लांट सेल की जो वॉल है वो मेम्ब्रेन के जितनी फ्लेक्सिबल हो जाए तो आपके हिसाब से प्लांट्स को इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, इसका क्या रिजल्ट होगा। सबसे पहली बात तो प्लांट का जो सेल का स्ट्रक्चर है, एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर है, वो लूज हो जाएगा। ठीक है, कोलैप्स हो जाएगी प्लांट सेल कम्प्लीटली, क्योंकि बाहर एक रिजिड सपोर्ट नहीं है। एक एक्सोस्केलेटन की तरह सेल वॉल प्लांट के सेल को प्रोटेक्ट करती है। सेकेंडली, अब अगर उस पर किसी तरीके का प्रेशर अप्लाई होगा तो सेल जो है उस प्रेशर की वजह से क्वॉश हो सकती है, क्रश हो सकती है। अब वॉल उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर नहीं है। Third, why is it important to cut the two potato pieces in roughly equal size and measure their initial weight before placing them in different liquids? In our yesterday's class, we have discussed an activity जहाँ पे हमने दो पोटैटो पीसेस को इक्वल पार्ट्स में कट करके और एक को प्लेन वाटर में और दूसरे को शुगर या सॉल्ट सॉल्यूशन में रखा था। ये एक्टिविटी हमने पिछली क्लास में देखी थी और रिजल्ट में हमने देखा था कि जो पोटैटो ए था वो, ये पोटैटो ए हल्का स्वेल हो गया है, और जो पोटैटो बी है जिसको हमने रखा था फॉर द टाइम बीइंग सॉल्ट सॉल्यूशन में, ये लास्ट में आकर के श्रिंक हो गया है। तो क्वेश्चन ये कहता है इस एक्टिविटी के कॉन्टेक्स्ट में कि आपने पहले इन पोटैटोज़ का वेट क्यों मेजर किया है, इनिशियल वेट आपको लेने की ज़रूरत क्यों है। क्योंकि आपको अगर चेंज नोटिस करना है तो पहले आपको इनिशियल वेट लेना पड़ेगा। आप पहले इनिशियल वेट ले लेंगे, उसके बाद आपको फाइनल वेट और फाइनल साइज से आप इसको कंपेयर कर पाएंगे। Okay, so today we'll move on to the next topic, cell interior, a coordinated working system. In the upcoming portion, we'll talk about the other important parts of the cell. यहाँ पर आपको हेडिंग द सेल इंटीरियर जहाँ दिया गया है, आपको बताया गया है कि आपके जो प्लांट सेल, एनिमल सेल, बैक्टीरियल सेल जो भी होती हैं, थ्री मेन पोर्शंस उसमें प्रेजेंट होते हैं, थ्री बेसिक पार्ट्स। सबसे पहला एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब है एक ऐसी मेम्ब्रेन जो कि हर किसी सब्सटेंस को एंट्री या एग्जिट प्रोवाइड नहीं करती, इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। सेकेंड, एक सेमी फ्लूइड जेली लाइक सब्सटेंस, साइटोप्लाज्म। बेटे साइटोप्लाज्म न्यूट्रिएंट पूल होता है, सेल में जितने भी न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व्ड हैं साइटोप्लाज्म में डिजॉल्व रहते हैं। थर्ड पोर्शन इज अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। प्रोमिनेंट का मतलब है वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस।
ऑल्दो बैक्टीरियल सेल में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। न्यूक्लियस के अलावा इसमें और बहुत सारे छोटे छोटे सब सेल्यूलर फंक्शनल कंपोनेंट्स होते हैं जिसको हम ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। ठीक है, आप इसको एक तरीके से ऑर्गन का छोटा भाई ऑर्गेनेल समझ सकते हो। आपको याद रखने के लिए जो भी ट्रिक काम आती है यू कैन यूज इट, ओके, एंड मोस्ट ऑफ विच आर ओनली विजिबल with an electron microscope. Here we have diagram of, it's actually एक कंपेरेटिव अकाउंट, आपको एक कंपैरिजन करने को एक 3 सेल्स के जो डायग्राम्स हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। वी हैव बैक्टीरियल सेल, वी हैव प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। बैक्टीरियल सेल में आप देखिए ये जो सेंटर में आपको पर्पल कलर का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ना, दिस इज़ अ न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड मीनिंग इट इज़ नॉट ए वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। हम बोलें क्या बैक्टीरिया में न्यूक्लियस प्रेजेंट है? नहीं, बैक्टीरिया में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। न्यूक्लियस हम किस स्ट्रक्चर को कहते हैं? अगर जेनेटिक मटेरियल डीएनए के जो थ्रेड्स होते हैं वो किसी भी फॉर्म में प्रेजेंट हों, यदि उनके बाहर एक न्यूक्लियर एनवेलप, एक लेयर प्रेजेंट है जो उसको कवर कर रही है, एक कवरिंग अगर प्रेजेंट होगी तो ये न्यूक्लियस है। बैक्टीरिया में ये नेकेड है बेटा, इसके बाहर कोई कवरिंग प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए हम इस जेनेटिक मटेरियल को, नेकेड जेनेटिक मटेरियल को न्यूक्लियोइड कहते हैं। अगर आप प्लांट सेल में देखेंगे यहाँ पर और आप एनिमल सेल में देखेंगे, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ लेयर नोन एज न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है, आप यहाँ पर इस प्लांट सेल में ये जो न्यूक्लियस है इसके बाहर एनवेलप प्रेजेंट है बेटा, एनिमल सेल में भी एनवेलप प्रेजेंट होता है। ठीक है, ओके, तो ये कंपैरेटिव अकाउंट है। टाइम एंड टाइम अगेन हम इस कंपैरेटिव अकाउंट, इस डायग्राम को देखने के लिए वापस इसी पेज पे लौटेंगे। आपसे कहा गया है कि आप इन डायग्राम्स को स्टडी करें, ऑब्जर्व करें, इसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट है और आप अपनी ऑब्जर्वेशन को टेबल 2.1 में रिकॉर्ड करें। हम क्या करेंगे, हम सीधे पहले टेबल 2.1 पे चलेंगे। बैक्टीरियल सेल में एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, अभी हमने ये बात की, क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है इसलिए इसे न्यूक्लियस नहीं कहते, इसको कहते हैं इसको कहते हैं न्यूक्लियोइड, राइट। ओके, सिर्फ न्यूक्लियस नहीं, कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जिसके बाहर एक मेम्ब्रेन हो वो बैक्टीरिया में एब्सेंट होता है बेटा। ऐसी सेल्स को प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। प्रो का मतलब है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव यानी कि पुराना, अंडर डेवलप्ड, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। सो प्रोकैरियोटिक वो सेल होती है जिसका न्यूक्लियस अंडर डेवलप्ड या ओल्ड स्टाइल है, राइट। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होगा, ज़्यादा कुछ है नहीं बेटा, न्यूक्लियस नहीं है, ऑर्गेनेल्स नहीं है, जितनी भी सेल्यूलर एक्टिविटीज़ हैं वो सारी की सारी डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में होती हैं। ठीक है, ओके। प्लांट और एनिमल सेल में तो क्या है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है बेटा। एडवांस्ड सेल्स हैं प्लांट्स और एनिमल्स, तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियस प्रेजेंट होने के साथ साथ बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट हैं। कुछ सेल्स, इन वाली सेल्स को हम यूकैरियोटिक कहते हैं। यू मीन्स ट्रू एंड कैरियॉन्स मीन्स न्यूक्लियस। ये वो सेल है बेटा जिसमें न्यूक्लियस ट्रू है। ट्रू कौन बनाएगा न्यूक्लियस को? न्यूक्लियस का एनवेलप, एनवेलप है तो ट्रू न्यूक्लियस, नहीं है तो ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, राइट। तो अब आप इस कंपैरेटिव टेबल पे आ जाइए। बहुत सिंपल है, आपने अभी अभी पिछले वाले पैराग्राफ में जो जो पढ़ा उसी को रिपीट किया गया है। सेल मेम्ब्रेन तीनों में प्रेजेंट होती है बेटा, ठीक है, प्लांट सेल में भी, बैक्टीरियल सेल में भी, एनिमल सेल में भी, और साइटोप्लाज्म भी तीनों में प्रेजेंट होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म तीनों में प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्म न्यूट्रिएंट पूल है, इसमें एक्टिविटीज़ होती हैं। सेल वॉल बैक्टीरिया में प्रेजेंट रहती है बेटा, और प्लांट सेल में भी प्रेजेंट रहती है। बैक्टीरिया में कुछ एक स्पेशल बैक्टीरियाज होते हैं जिसमें प्लांट सेल की तरह सेल वॉल नहीं होती, लेकिन अगर आपसे इन जनरल पूछा जाएगा, बैक्टीरियल सेल्स में सेल वॉल होती हैं, राइट। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस अभी हमने पढ़ा था, प्लांट में भी प्रेजेंट है, एनिमल में भी प्रेजेंट है, हम एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स हैं दोनों। प्रिमिटिव न्यूक्लियस केवल और केवल बैक्टीरिया में प्रेजेंट है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी प्लांट्स और एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो आपको क्या करना है, फॉर द सेक ऑफ रिमेम्बरेंस आपको इसको अलग से मार्क कर लेना है बेटा, जो जो एब्सेंट वाली चीज़ें हैं, जैसे कि एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट, बैक्टीरिया में न्यूक्लियस एब्सेंट,
प्लांट सेल में न्यूक्लियोइड एब्सेंट, एनिमल सेल में न्यूक्लियोइड एब्सेंट और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल बैक्टीरिया में एब्सेंट। ठीक है, इस तरीके से आप इसको मेमोराइज कर ले। यहाँ पर ये जो प्लांट और एनिमल सेल है बेटा, आप इनको एक सिंगल कैटेगरी में भी डाल सकते हो। ये जो दोनों प्लांट सेल एनिमल सेल हैं, दे कैन बी कैटेगराइज्ड एज, हमने अभी अभी पढ़ा कि यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, तो इन दोनों सेल्स को आप यूकैरियोटिक, यू के डॉट, ऐसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, और बैक्टीरियल सेल को PROK डॉट, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं। ये दोनों यूकैरियोटिक सेल हैं। तो नेक्स्ट टेबल में प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक के फीचर्स को कंपेयर किया गया। ये दोनों डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं बेटा, बैक्टीरियल सेल में और यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस, प्लांट सेल एनिमल सेल का डिफरेंस, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 9th ग्रेड में। और अगर इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे तो भी यही क्वेश्चन आते हैं। प्रिमिटिव न्यूक्लियस अभी हमने पढ़ा, प्रोकैरियोटिक सेल में प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये प्रिमिटिव न्यूक्लियस वो है बेटा जिसको हम न्यूक्लियोइड लिख रहे थे। अभी हमने बोला था ना कि अगर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है, अगर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है तो आप इसको न्यूक्लियोइड बोलोगे। ये न्यूक्लियोइड प्रिमिटिव न्यूक्लियस को ही बोला गया है। ठीक है, न्यूक्लियोइड प्रिमिटिव है तो न्यूक्लियोइड है, एडवांस्ड है तो न्यूक्लियस है। ठीक है, ओके। तो ये प्रेजेंट रहता है बैक्टीरियल सेल में, यूकैरियोटिक में एब्सेंट है। डायामीटर, बैक्टीरियस छोटे होते हैं बेटा और यूकैरियोटिक सेल बड़ी होती हैं। बैक्टीरियाज इतने सिंपल हैं, देखो न्यूक्लियस को ना बुद्धि या ब्रेन कहा जाता है सेल का। तो जब बेचारों के पास बुद्धि नहीं है, ब्रेन ही नहीं है, आपको लगता है कि ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करके जॉइंट फैमिली जैसा सिस्टम चला पाएंगे? नहीं चला सकते। दे कैन नॉट कम्युनिकेट विद ईच अदर। तो हम इनको यूनिसेल्युलर फॉर्म में ही वी यूजुअली फाइंड देम। प्लांट सेल और एनिमल सेल, प्रोटिस्टन, फंजाई, बाकी जो यूकैरियोट्स हैं वो सिंपल होंगे तो यूनिसेलुलर मिल जाएंगे, एडवांस्ड होंगे तो मल्टी सेलुलर मिल जाएंगे। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल एब्सेंट होंगे, एडवांस्ड सेल्स में प्रेजेंट होंगे। मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एब्सेंट होगा और प्लांट और एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होगा। तो ये दो डिफरेंस के टेबल्स हैं, आपको ध्यान रखने। यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से इंफॉर्मेशन दी गई है। देखो बेटा, अगर हमें इस किताब को नेविगेट करना आ जाए ना, ये बहुत बढ़िया सिलेबस है, ये बहुत एडवांस्ड लेवल का लेकिन अच्छा सिलेबस है ये। वायरसेस, वायरॉइड्स एंड प्रायॉन्स, ये ए सेल्यूलर इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं। दे आर टू स्मॉल टू बी सीन अंडर अ लाइट माइक्रोस्कोप। देखो, इसको याद रखने के लिए ना मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। इट्स नॉट अ वेरी साइंटिफिक मेथड ऑफ रिमेम्बरिंग थिंग्स, लेकिन कोई बात नहीं, नॉन साइंटिफिक मेथड से भी आप याद रख लो, बस याद रहना चाहिए। देखो, वायरसेस जो होते हैं ना, वायरसेस होते हैं भूत की तरह। ठीक है, इनकी खुद की बॉडी होती नहीं है, ये खुद कुछ अकम्प्लिश कर नहीं पाते, तो क्या करते हैं, ये दूसरे की बॉडी पे कब्जा करने की कोशिश करते हैं। थ्रेड के फॉर्म में डीएनए या आरएनए, दो धागे जैसे मटेरियल्स होते हैं, न्यूक्लियस में मिलते हैं, उनके बाहर एक प्रोटीन कोट आ जाए तो ये आपका स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है। ये पेन कहाँ जा रहा है मेरा? डीएनए या आरएनए की तरह एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है वायरस का, कि इसमें कुछ डीएनए प्रेजेंट होगा, कुछ आरएनए प्रेजेंट होगा। ठीक है, कुछ डीएनए और कुछ आरएनए। तो डीएनए और आरएनए जो है वो प्रोटीन से अगर बाइंड हो जाएंगे तो हम उसको वायरस बोलेंगे। ठीक है, अब सोचो, वायरस जो है वो सेल्स हाईजैक करके दूसरे ऑर्गेनिज्म की, उन्हें बीमार करने की कैपेसिटी रखता है। इफ़ ऑन अ बैड डे इस अंदर वाले मटेरियल का बाहर वाले प्रोटीन कोड से हो जाए झगड़ा, अंदर वाला मटेरियल निकल जाए अलग कि मैं अकेले सरवाइव कर सकता हूँ और मैं अकेले लोगों को बीमार भी कर सकता हूँ, और बाहर का जो प्रोटीन का कोड है वो निकल जाए अलग कि ठीक है, तुम इफ़ यू कैन लिव विदाउट मी, मैं थोड़ी मर जाऊँगा तुम्हारे बिना। तो दैट इज़ हाउ अपने पास 3 स्टेजेस आ गई। पहला, जब इन दोनों की दोस्ती चल रही है। दूसरा, जब डीएनए ने झगड़ा कर लिया, प्रोटीन कोड से अलग हो गया। और तीसरा, ये प्रोटीन कोड। बेटा, ये तीनों ही अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को बीमार करने की कैपेसिटी रखते हैं। जब ये दोनों मिलके दोस्ती करके रह रहे हैं, हम इसको वायरस बोलेंगे। जब ये डीएनए या आरएनए अलग निकल गया, जेनेटिक मटेरियल, बेटे हम इसको बोलेंगे
वायरॉइड, और ये जो प्रोटीन कोट बीमार करने का मिशन लेके लोगों को निकला है, इसको प्रायोन बोलेंगे। ठीक है, ये 3 टर्म्स आप इसी मेथड से याद कर सकते हो, यही कहानी याद रखना, तो पेपर में आएगा तो यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। वायरसेस क्या होते हैं? वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल होता है, बाहर प्रोटीन कोट होती है। वायरॉइड में प्रोटीन कोट एब्सेंट हो जाती है। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन कोट ने कर लिया अपने अंदर वाले मटेरियल से झगड़ा, तो प्रोटीन कोट के बिना वायरस वायरस नहीं रहा, वायरॉइड बन गया, और वो अकेली प्रोटीन कोट मिसफोल्ड होकर के अलग से लोगों को बीमार करने निकल गई है, उसको हम प्रायोन बोलेंगे। ठीक है, इट्स जस्ट अ मेथड ऑफ रिमेम्बरिंग इट। ये इंपॉर्टेंट है और पेपर में इंटरनल्स के फॉर्म में या 1 मार्कर्स के फॉर्म में आ सकता है। ओके, अनदर इन्फॉर्मेशन, यूकैरियोटिक सेल में अभी देखो हमारे बॉडी में बोन्स होते हैं जो हमारे बॉडी को एक परफेक्ट शेप देते हैं। ठीक है, हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है वैसा ही सिस्टम सेल के अंदर भी होता है। इस हमारी बोन्स मिलके स्केलेटल सिस्टम बनाती है। सेल्स में एक छोटे छोटे पतले पतले थ्रेड्स का सिस्टम होता है बेटा, हम उसको साइटोस्केलेटन कहते हैं। साइटोस्केलेटन हमारे सेल्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट, जैसे स्केलेटन हमें स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, राइट। और ये सेल की शेप को भी फिक्स रखता है, और सेल अगर मूव करना चाहती है तो उसके मूवमेंट में भी हेल्प करता है। और अगर कोई सब्सटेंस सेल के अंदर अंदर ही मूवमेंट करना चाहे, इंटरनल ट्रांसपोर्ट, ये उसमें भी हेल्प करता है। ये केवल तब दिखता है जब आप इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हो। ठीक है, और साइटोप्लाज्म के अंदर प्लांट्स में बहुत सारे स्टार्च के ग्रेन्यूल दिखाई देंगे, स्टार्च को स्टोर कर सकती हैं प्लांट सेल, या कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल दिखाई देंगे, या सिलिका दिखाई देगा। ये सब छोटे छोटे स्टोरेज बॉडीज होते हैं बेटा, नॉट प्रेजेंट इन ऑल द सेल्स, लेकिन जहाँ भी ये प्रेजेंट हैं हम इनको सेल इंक्लूजन्स या इंक्लूजन बॉडीज कहते हैं। ठीक है, आई होप यूल रिमेंबर दिस। आपको क्या करना है, आपको टेक्स्ट सारा एक बार में पढ़ लेना है, और जो बाकी पोर्शन है ना, ये जैसे बॉक्स में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, इस सारे को एक दिन लगा के आपको रिवाइज करना है। तो अब नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट टॉपिक, यूकैरियोटिक सेल्स में ये सब ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं क्योंकि एडवांस्ड है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल को ज़रूरत क्यों है? क्योंकि हमारे पास जो यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है ना बेटा, इट्स लाइक अ बिग ऑफिस। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे केबिन्स होंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग चीज़ को कंट्रोल कर रहा होगा। एचआर वाले रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, नौकरियां दे रहे हैं लोगों को, फाइनेंस वाले सैलरी दे रहे हैं लोगों को, क्वालिटी कंट्रोल वाले प्रोडक्ट मॉनिटर कर रहे हैं। ऑफिस में ऐसा ही होता है, सेल के अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी ऐसा ही होता है बेटा। अलग अलग चेम्बर में अलग अलग काम हो रहा है। जैसे नए मटेरियल कोई बना रहा है, वेस्ट को रिमूव करने का काम कोई करेगा, एनर्जी देने का काम कोई करेगा, तो इन सब के लिए छोटे छोटे ऑफिसेज या कैबिन्स बन गए हैं सेल में। ये सब मिलके काम करते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। तो सेल क्या है? सेल इज़ लाइक अ लिविंग फैक्ट्री, छोटी सी टाइनी सी लिविंग फैक्ट्री है जिसके हर एक पार्ट का अलग से एक फंक्शन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी बुद्धि, इसके न्यूक्लियस के बारे में बात करते हैं। न्यूक्लियस इज नोन एज, पहले पुरानी किताब में ना एक ही बात लिखी जाती थी बार बार, न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल, न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। यहाँ पे हम इसको बोलेंगे न्यूक्लियस इज द हाउस ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शन। हाउस ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शन हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट होता है, और डीएनए एक लंबे थ्रेड की तरह होता है, और डीएनए के ऊपर एक कोड लिखा होता है। डीएनए के ऊपर एक कोड होता है बेटा। ठीक है, इसीलिए हम इसको ऐसे सा डीएनए हमारा दिखता है, इसीलिए हम इसको हाउस ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। ठीक है, पहले न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। न्यूक्लियस की जो वॉल है वो डबल लेयर की है, इसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इसमें पोर्स होते हैं। ठीक है, इन पोर्स के थ्रू मटेरियल का एक्सचेंज होता है, यानी न्यूक्लियस से अगर किसी मटेरियल को बाहर आना है तो वो बाहर आ सकता है। इसके अंदर एक छोटी सी राउंड बॉडी और होती है, इसको न्यूक्लियोलस कहते हैं, जहाँ पर बहुत सारे राइबोसोम्स बनते हैं। देखो बेटा, आप इसको पहले टेक्स्ट को समझो, फिर उसके बाद आई विल गिव यू अ डिटेल्ड वर्जन ऑफ हाउ थिंग्स आर वर्किंग, राइट। तो पहले हम फंक्शंस नोट कर रहे हैं, क्या क्या फंक्शन न्यूक्लियस के होते हैं।
ये जो राइबोसोम्स हैं, ये जो आरएनएज हैं, वो न्यूक्लियस से निकल के साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं और राइबोसोम्स बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं। न्यूक्लियस में धागे जैसा डीएनए प्रेजेंट होता है। ये जो आप यहाँ पे आप ये जो स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, दिस इज डीएनए। ये डीएनए असेंबल होता है ऐसे एक्स शेप रॉड के फॉर्म में, तो हम इसको क्रोमोसोम कहते हैं। ध्यान रखना, यहाँ पर ओपन है तो डीएनए है, लेकिन अगर वीविंग करके, बुनाई करके और ऐसा डेंस बॉडी बना लिया तो क्रोमोसोम बन गया। ठीक है, ये रॉड शेप होते हैं। तो कई बार बच्चे पूछते हैं, अच्छा तो मैम ये दोनों एक ही टाइम पे सेल में प्रेजेंट होते हैं? नहीं, ये प्रेजेंट होगा जब सेल डिवाइड करेगी, ये ऐसे प्रेजेंट होगा जब सेल डिवाइड नहीं कर रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, आपको इसको याद रखना है। क्रोमोसोम सिर्फ तब दिखते हैं रॉड शेप के जब सेल डिवाइड करने वाली है, क्योंकि डिवाइड करके एक सेल दो सेल में बट जाएगी और क्रोमोसोम का बराबर बराबर दो सेल्स में बंटवारा होना ज़रूरी है। क्रोमोसोम का बंटवारा या क्रोमोसोम का डिवीजन इजीली हो जाएगा अगर वो रॉड शेप में पैकेट्स में बंधे हुए हैं तो। ठीक है, और क्यों हमें इसको इक्वली बांटना है? क्योंकि इन्हीं में तो इन्फॉर्मेशन है इनहेरिटेंस की। आप अपने बच्चे को जो कैरेक्टर माँ बाप देते हैं अपने क्रोमोसोम्स के थ्रू, ये वही कैरेक्टर्स और उसी इंफॉर्मेशन के बारे में बात हो रही है बेटा। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्रोमोसोम डीएनए के बनते हैं। डीएनए की फुल फॉर्म इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्रोमोसोम डीएनए के बने होते हैं, पर क्या सिर्फ डीएनए से बने होते हैं? नहीं, इसके साथ प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ओके। अब क्या होता है, डीएनए में पूरा का पूरा डीएनए सारे काम एक साथ नहीं करता। डीएनए में ना इंफॉर्मेशन के लिए बटी होती हैं चीज़ें। जैसे मान लो यहाँ से लेकर के सपोज यहाँ तक इतने डीएनए को कोई एक फंक्शन दे दिया गया है, भाई तुमने ये काम करना है, नंबर 1 टास्क तुम्हें करना है, और यहाँ तक इसको नंबर 2 टास्क दे दिया गया है। तो बेटा जो टुकड़ा डीएनए का एक फिक्स काम कर रहा है उसको बोलेंगे कि ये एक जीन है, और जो नंबर 2 टास्क कर रहा है वो नंबर 2 जीन है। तो इसीलिए इसकी जो डेफिनेशन बनती है वो बनती है, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। अगर सेल डिवाइड नहीं करती है तो डीएनए खुले थ्रेड्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। बेटा अगर डीएनए ओपन पड़ा है ना प्रोटीन्स के साथ, तो हम बोलेंगे कि ये क्रोमेटिन है, लेकिन अगर वो रॉड शेप उसने यहाँ पर ऐसे ले ली है तो हम बोलेंगे कि ये क्रोमोसोम है। ठीक है, क्रोमेटिन मटेरियल कैसे दिखता है? एंटेंगल्ड मास, एक उलझे हुए धागे की तरह दिखता है बेटा। जब भी सेल डिवाइड करने लगती है क्रोमेटिन मटेरियल क्रोमोसोम्स के फॉर्म में ऑर्गेनाइज हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया, राइट, क्या सारी सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है? नहीं, सारी सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है बेटा। जैसे जो आरबीसीज होती हैं, हमारी रेड ब्लड सेल्स का काम होता है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना, तो बेटे न्यूक्लियस ना बहुत जगह घेरता है। आरबीसी का काम सिर्फ इतना है कि तुमको एक जगह से ऑक्सीजन पिक करके दूसरी जगह लेके जानी है, आपको सिर्फ सामान उठा के इधर से उधर रखना है। आप न्यूक्लियस को हटा दो, न्यूक्लियस हट जाएगा तो आरबीसी को हीमोग्लोबिन के लिए ज़्यादा जगह मिलेगा। आरबीसी खुद ऑक्सीजन नहीं उठाती है बेटा, आरबीसी में हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पे कैरी करता है। ठीक है, अगर न्यूक्लियस नहीं होगा तो आरबीसी क्या करेगी, ज़्यादा हीमोग्लोबिन अपने में कंटेन कर पाएगी और ज़्यादा ऑक्सीजन को एक से दूसरी जगह कैरी कर पाएगी। अच्छा, न्यूक्लियस नहीं है तो क्या एक प्रॉब्लम छोटी सी ये आती है, रिपेयर या डिवाइड जैसा कुछ नहीं कर पाती है। तो इसलिए इनकी जो मेंटेनेंस है वो वीक है और लाइफ स्पैन जो है वो कम है। केवल 120 डेज अप्रोक्सीमेटली आरबीसी जिंदा रहती है। राइट, डू यू नो एनी अदर सेल विदाउट न्यूक्लियस? क्या आपको कोई और सेल्स पता है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है? बेटे बहुत सारी ऐसी सेल्स हैं जिनके एग्जाम्पल्स हम प्लांट्स में और एनिमल्स में देखते हैं जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। पहले तो आपको ये बात अपने माइंड में फोकस के साथ याद रखनी है कि जितनी भी आरबीसीज हैं उसमें न्यूक्लियस नहीं है, क्योंकि ज़रूरत नहीं है। बॉक्स वाली जो इन्फॉर्मेशन है ना बेटा, वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के फॉर्मेट्स में
पता चल जाती है। अभी और कौन सी सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं है? हमने इससे पहले पढ़ा था कि प्रोकैरियोट्स में भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। आरबीसीज के अलावा प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं होता। और उसके अलावा प्लांट सेल होती हैं बेटा, फ्लोएम, आपने पता नहीं पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है पिछले क्लासेस में। फ्लोएम एक टिश्यू होता है जो प्लांट्स में फूड को ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह। तो फ्लोएम में सीव ट्यूब एलिमेंट्स नाम की सेल होती हैं, उसमें भी न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है। ठीक है। प्रोकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट है। इनका डीएनए कैसे प्रेजेंट रहता है? इनका डीएनए एक सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल प्रोटीन्स के साथ एसोसिएटेड रहता है, इसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। ठीक है। आई होप न्यूक्लियस आपको क्लियर हो गया होगा। Ribosomes and ribosomes onwards we'll discuss in our next class. प्रोटीन के फॉर्मेशन में राइबोसोम्स का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। आई वुड लाइक कि आप राइबोसोम्स, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इसके बाद गोल्गी अपरेटस, ये तीनों एसोसिएटेड फंक्शंस हैं। लाइसोसोम भी इसी के साथ एसोसिएटेड है। तो आई वुड लाइक टू डिस्कस ऑल ऑफ दोज इन वन सिंगल क्लास। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आपको यदि कोई डाउट रहता है, यू कैन ड्रॉप अ कॉमेंट, आई वुड ऑलवेज गेट बैक टू यू। आई वुड रिक्वेस्ट यू try practicing the diagrams and try revising things. I will see you in my next class. Till then, kindly go through your book and kindly try to practice the diagrams. Bye bye.